हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि ये वीडियो लाइव आना था बट कुछ टेक्निकल कारण की वजह से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट जो इस चैप्टर के जब क्वेश्चंस को करेंगे तब हम लोग उसको लाइव देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में हमें दिख रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में दो शब्द है, एक है बायो और एक है टेक्नोलॉजी। इसका मतलब बायो का तो मतलब बायोलॉजी से है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का मतलब हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इन बायोलॉजी में हम लोग ऐसा कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है ए, सपोज इसके पास कुछ फीचर है कि ये लाइट इमिट करता है, इट इमिट लाइट, ठीक है। इसके उस जीन को, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस लाइट के लिए, उसको हमने क्या किया, आइसोलेट किया और दूसरे ऑर्गेनिज्म बी में इंसर्ट कर दिया वो जीन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बी भी लाइट शो करना लग जाएगा, ठीक है। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि जो कैरेक्टर इस ऑर्गेनिज्म का है वो इसमें भी आ जाए सेम, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वही हम लोग सीखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यूज़ क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी का, मतलब अब तक हमने क्या क्या बना लिया बायोटेक्नोलॉजी से। जैसे कि आपने सुना होगा एक इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है इसको हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, ठीक है। बीटी कॉटन है आपका, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे आपने जो है यूज़ किए हैं, जैसे डीएनए वैक्सीन हो गया, ठीक है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो इतने सारे यूजेज हमारे डे टू डे लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो करते कैसे वही हमें सीखना है इस चैप्टर में। डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, जो आपका यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये वो डेफिनेशन है जो यूरोपियन फेडरेशन ने दिया था बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ओके। तो इसके जो है दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा जीन्स है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डज चेंज फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने बोला था, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है ए, हमने इसके जीन को क्या किया, आइसोलेट किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको बी में डाल दिया। तो इस बी का जो फिनोटाइप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो उसका अपीयरेंस है, ठीक है। वो लाइट शो नहीं करता था बट उसने लाइट शो करना शुरू कर दिया, इसको कहा जाता है फिनोटाइप को चेंज कर दिया हमने। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दूसरा क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ठीक है, टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब इन ए लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लाइक योर एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, इंजाइम्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, इसे जीन आइसोलेट करके दूसरे में डाला। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेराइल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट करते हैं ताकि सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो, यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट इसको ना करे, सिर्फ इसका ग्रोथ हो और इससे हम लोग जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन करें। तो एक तो हो गया हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग किया, जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। दूसरा क्या किया हमने, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग किया, मतलब उसको स्टेराइल इन्वायरमेंटल कंडीशन में डाला और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट जो ऑब्टेन किया, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ऐसा तो हम लोग पहले भी करते थे, है ना। जैसे कि ट्रेडिशनल टेक्निक भी तो करते थे। जैसे कि हमने क्या किया, हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, एक क्रॉप होता था, उसको एक दूसरे क्रॉप से क्रॉस करवाते थे तो हमें एक न्यू टाइप का जो है क्रॉप मिलता था, ठीक है। ये जो था ये ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। तो हम लोग इससे भी तो न्यू क्रॉप ऑब्टेन कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर ये है कि जब ट्रेडिशनल तरीका था ना, उसमें क्या होता था, ये जो आपका क्रॉप है और ये दोनों जो हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, इसमें आपके डिजायर्ड जीन्स भी होते थे और उसके साथ साथ जो है अनडिजायर्ड जीन्स भी होते थे, ठीक है। ये दोनों डिजायर्ड भी पास हो रहा है और अनडिजायर्ड भी इसमें पास हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता था, एक कंडीशन आता था जिसको बोलते थे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या होता है कि
एक टाइम आता है जो अनडिजायर्ड जो जीन्स है ना आपका, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाता है उसमें, तो उसके वजह से होता है कि उतना इफेक्टिव रह नहीं पाता। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं बस कि ये जो डिजायर्ड जीन है बस इसको आइसोलेट करते हैं, अनडिजायर्ड को नहीं लेते। तो सिर्फ डिजायर्ड जीन जो है यहाँ से इन दोनों का इसमें पास हो रहा है, तो इसलिए ट्रेडिशनल टेक्निक के ऊपर जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यही लिखा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन्स। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायर्ड जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। जो आपका असर्शन रीजन है ना, असर्शन रीजन में एक बार ये क्वेश्चन आया था, असर्शन रीजन में इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर से आपको जो आया था क्वेश्चन, इस जितना भी आपको अभी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको एक तरीके से जिस्ट दिया जाएगा पूरे चैप्टर का कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो उसका जो पैटर्न है एनसीईआरटी में उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है, और सीक्वेंस भी उतना अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में बताऊँगा, ठीक है, उससे आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा कि आपको करना क्या क्या इसमें, पढ़ना क्या क्या इसमें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की है। सबसे पहले हमें जानना है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, हमारा डीएनए है सपोज, ठीक है, उसमें एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर the replication starts। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर आप कोई भी डिजायर्ड जीन को लाते हो, उसको आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो, तो आपको इसको ORI में डालना पड़ेगा। जब तक आप उसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में डालोगे तब तक वो रेप्लिकेट नहीं करेगा और आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लाज्मिड। सक्सेस जो हो पाया बायोटेक्नोलॉजी का ना, वो दो रीजन की वजह से हो पाया। एक तो आपका प्लाज्मिड है और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी देखेंगे। प्लाज्मिड क्या होता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके पास एक तो उसका जेनोमिक डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा होता है एक आपके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए, इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये इसका जेनोमिक डीएनए हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लाज्मिड जो एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है डीएनए का, जेनोमिक डीएनए के अलावा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड में हम लोग क्या, इसमें क्या किया था, दो साइंटिस्ट ने इसको किया था, स्टैनले कोहेन थे और हर्बर्ट बॉयर थे, जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाता है जो आपको चाहिए। इसको हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड से जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे हम लोग वो देखेंगे। इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिया, प्लाज्मिड लिया, दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। और आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये जो बना आपका, उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये सबसे पहले किसने किया था, इसने किया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने किया था 1972 में, ठीक है। कभी कभी डेट और साइंटिस्ट का नाम भी आ जाता है। उन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स by cutting out a piece of DNA from the plasmid which was responsible for the antibiotic resistant. First recombinant DNA was made by linking antibiotic resistant gene with plasmid of the Salmonella typhimurium bacteria. मतलब उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया था, उसके पास एक जीन था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, मतलब एंटीबायोटिक से उसको बचाता था, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो दूसरा बैक्टीरिया है आपका सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उसका क्या किया, इन्होंने प्लाज्मिड को लिया, ठीक है, इसके प्लाज्मिड को और इस जीन को इन्होंने साथ में जोड़ दिया और इसमें वापस डाल दिया। तो इसमें वापस डाल दिया, तो ये जो बैक्टीरिया था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, इसके प्लाज्मिड में जोड़ के इसमें भी डाल दिया, तो ये भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। एक बार PYQ में ये पूछा गया है
इस बैक्टीरिया का नाम, कि किस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया गया था ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो उसका है सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम नाम। ठीक है, मतलब क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिया एक बैक्टीरिया से, उसको क्या किया, जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम का प्लाज्मिड है उसके साथ कनेक्ट किया और उसको वापस उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा था प्लाज्मिड, जो आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंजाइम्स। ठीक है, इंजाइम्स, दो तरीके के इंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने हैं। सक्सेस बायोटेक्नोलॉजी का हो पाया एक तो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की डिस्कवरी से, और दूसरा जो मैंने बताया प्लाज्मिड से। ठीक है, तो जो इंजाइम होता है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या होता है, जैसे सपोज आपका ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो जीन है जो प्रोडक्ट आपको चाहिए। जैसे पिछले में हमने देखा था स्टैनले कॉइन और हर्बर्ट बर्न ने क्या किया था, जिस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था उसको प्लाज्मिड से जोड़ा था, बट पहले इसको यहाँ से कट तो करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। तो कट किससे करेंगे, कट करेंगे इस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से हम लोग इस जीन को कट करेंगे। ठीक है, फिर इसको जो है दूसरे, अब इसको भी कट करना पड़ेगा क्योंकि इसको इसके साथ जोड़ना है, तो इसको तो कट करना पड़ेगा। इसको भी यहाँ से कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की मदद से। और फिर एक दूसरा इंजाइम होता है, वो कौन सा इंजाइम होता है उसको आगे देखेंगे, उसके मदद से उसको जोड़ते हैं, तब जाके ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया किसके वजह से, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की वजह से, ताकि क्योंकि हमने उसको कट किया है। ठीक है, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था, वो था हिंद2। ठीक है, डायरेक्टली सवाल आ जाता है इस पर, कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल। ये जो है आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है कि हिंद2 जो होता है वो कट करता है डीएनए के पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब कि जो आपका हिंद2 है वो जो आपका डीएनए है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को देखता है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको आगे देखेंगे हम लोग, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मलयालम, ठीक है, अब इधर से रीड करो तब भी मलयालम पढ़ा जाएगा, इधर से रीड करो तब भी मलयालम पढ़ा जाएगा, दोनों साइड से सेम आ रहा है। इधर से पढ़ो वो तब भी वही है, इधर से पढ़ो तब भी वही है। इसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ऐसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करते हैं पूरे डीएनए में। डीएनए में क्या होता है, बेस पेयर होता है, हमें पता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो अगर मान लो ऐसा है AGCTA G, ठीक है, तो ऐसा बेस पर होना चाहिए कि आप इधर से पढ़ो तब भी वही पढ़ा जा रहा हो, AGCTA G, और इधर से पढ़ो तब भी पढ़ा जा रहा है। हालांकि ये अभी नहीं बना, ठीक है, इसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, उस बेस पेयर को ये इंस्पेक्ट करके कट करता है, कौन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो जो हिंद2 है आपका, इसके बारे में स्पेसिफिकली बताया गया क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस विच वाज डिस्कवर्ड। तो ये क्या करता है, ऐसा 6 बेस पेयर को रीड करता है, मतलब 6 बेस पेयर आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पढ़ लिया, लेकिन ये पैलिंड्रोम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी 6 में कट कर देगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब है इधर से पढ़ रहे तब भी सेम आए, इधर से पढ़ रहे तब भी सेम आए, और ऐसा 6 होना चाहिए। वहाँ पे ये क्या करता है, उसको कट लगाता है। ये हिंद2 का काम होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है और काफ़ी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहला था, इसके अलावा हमने अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को डिस्कवर कर लिया है 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। ठीक है, 930 रिस्ट्रिक्शन इंजाइम अभी फिलहाल हमारे पास, जो हमने 230 अलग अलग बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है। ठीक है, जैसे कि इसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे आपको मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है स्चेटिया कोली RY13। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से हमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड लेंगे। ठीक है, जीनस का ये जीनस होता है आपका, दिस इज जीनस, दिस इज स्पीसीज। तो जीनस का फर्स्ट वर्ड लेंगे E, स्पीसीज का 2 वर्ड लेंगे CO, आर ये वाला लिया हमने, आर इज फॉर स्ट्रेन। ठीक है, अगर आर लिखा है इसका मतलब रफ स्ट्रेन है, और एस अगर लिखा है तो इसका मतलब स्मूथ स्ट्रेन है। ठीक है, ये कैप्सूल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन हो गया, और 1 है कि इसका कब डिस्कवरी हुआ, इसको रोमन वर्ड में लिखते हैं हम लोग, ऐसे रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं। तो E हो गया रिस्ट्रिक्शन, ये आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है जो इस बैक्टीरिया से निकाला गया है। इसमें E जो है वो क्या है, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द जीनस, 2 वर्ड फ्रॉम द स्पीसीज,
स्ट्रेन और जब ये डिस्कवरी हुआ, ठीक है। ये होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करता है डीएनए को, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये साइड से रिमूव करता है आपके बेस पेयर्स को, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है? स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन होता है। स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको ऐसे कट किया बीच से तो ये ऐसा प्रोड्यूस होता है, दूसरे डीएनए को हमने कट किया बीच से, ऐसा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से इसका बॉन्डिंग का जो है कैपेबिलिटी होता है कि यहाँ से बॉन्ड बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको कहा जाता है स्टिकी एंड्स। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करता है? ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है, ऐसे एंड्स जिनको जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल कम करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कभी कभी सीधा सीधा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कह दिया जाता है, ठीक है। Each restriction endonuclease function by inspecting length of DNA sequence. It recognizes specific palindromic sequence in a DNA. It cuts the DNA little away from the center of the palindromic site. ये जो लाइन है ना, it cuts the DNA from a little away from the center of palindromic site, ये भी सवाल पूछा गया पिछले सालों में, ठीक है। जो कि मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करता है, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वही जो बताया, इधर से पढ़ो तो तब भी वही, इधर से पढ़ो तब भी वही, ठीक है। उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो रीड करेगा और वहाँ पे कट लगा देगा, जहाँ भी ये दिखेगा वहाँ पे एक कट लगा देगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। वही HindII क्या करता है? जो आपका HindII है ये भी आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करेगा, इधर से पढ़ो तब भी वही, इधर से पढ़ो तब भी वही, बस बीच में क्या होना चाहिए? 6 बेस पेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर 6 बेस पेयर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, बीच में 6 बेस पेयर है तभी ये काम करेगा HindII, ठीक है। दिस वाज अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि बीच से कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस साइड से रिमूव करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एंडोन्यूक्लियस का होता है इसलिए इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है एंडोन्यूक्लियस? डीएनए को कट करता है। कैसे कट करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करके कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? दोनों साइड से पढ़ो सेम हो, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। और HindII की स्पेशलिटी बस क्या है कि ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करता है, बस ये 6 बेस पेयर पे जाके कट करता है, ठीक है। ये था पहला टाइप का एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो दूसरे टाइप का एंजाइम होता है वो होता है डीएनए लाइगेज। जैसा मैंने बोला था, मान लो ये कोई आपका डीएनए है, इसको आपने कट किया, किससे कट किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये दूसरा का प्लाज्मिड है, ठीक है। इसको आपने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब दोनों कट है, ये इधर कट पड़ा है, ये इधर कट पड़ा है, इन दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा, तब तो आप इसको दूसरे बैक्टीरिया में डाल पाओगे। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको जोड़ेंगे इस एंजाइम की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज की वजह से ये जुड़ जाएगा। अब जब ये पूरा जुड़ जाएगा तब इसको हम लोग जो है दूसरे बैक्टीरिया में डालेंगे। तो सक्सेस जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी का इसलिए हो पाया क्योंकि आपका एक तो डीएनए लाइगेज का डिस्कवरी हो पाया और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी हो पाया, ठीक है। ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स। तो अब स्टार्ट, ये टूल्स है। अब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि प्रोसेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। प्रोसेस ये है कि मान लो ये कोई बैक्टीरिया है या कोई ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है। मान लिया हमने ए है, ठीक है। इसके पास एक डीएनए है जिसके पास एक जीन है जो हमें चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस जीन तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? हमें पहले ये सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने सेल वॉल तोड़ा, फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ा, उसके बाद हमने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके इसको कट किया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करके हमने फिर इस जीन को बाहर निकाला, फिर इसको हमने सुटेबल वेक्टर के साथ जोड़ा, मतलब जो इसको कैरी करेगा, और फिर इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है ट्रांसफ़र कर दिया और फिर इससे जो है डिज़ायर्ड जीन हमने ऑब्टेन किया। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमें इस जो ऑर्गेनिज्म है इसको तोड़ के इससे हमें वो जीन को बाहर निकालना है। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब मान लो कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें वो जीन को बाहर निकालना है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसके बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा। इसके सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होगा और वो है लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम इज एन एंजाइम विच ब्रेक्स द सेल वॉल। ये इस सेल वॉल को ब्रेक करेगा
तुम्हारे किसका, बैक्टीरिया का, फिर हम लोग एंटर कर पाएंगे अंदर। अगर मान लो वो जो है प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, प्लांट के पास अपना सेल वॉल प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे एंजाइम दे के तोड़ना है, इसमें हम लोग देंगे सेलुलेज, क्योंकि हमें पता है कि ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, मान लो जो जिससे हमें निकालना जीन ऑफ इंटरेस्ट वो फंजाई है, तो इसमें हम लोग जो एंजाइम देंगे वो होगा काइटिनेज, ठीक है। काइटिनेज का मतलब है काइटिन का बना होता है ना फंजाई का जो सेल वॉल होता है, तो काइटिनेज देंगे, काइटिन से टूटेगा और फिर हम लोग उसका ऑब्टेन कर पाएंगे। तो अगर हमें जेनेटिक मेटेरियल आइसोलेट करना है तो सबसे पहले हमें ये तो करना पड़ेगा कि उसके सेल वॉल को तोड़ो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ो, अंदर जाओ। लाइसोजाइम किसके लिए यूज़ करेंगे, अगर वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए, सेलुलेज है प्लांट के सेल वॉल को तोड़ने के लिए, काइटिनेज है फंजाई के सेल वॉल को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा डीएनए है वहाँ पे अकेला डीएनए तो प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे और भी कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन सब से हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए तो हमें चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, इन प्रोटीन्स को हटाना है हमें, जो डीएनए को घेर के बैठा है, तो प्रोटीन्स को हटाने के लिए हम लोग प्रोटीएज एंजाइम डाल देंगे, ठीक है। अब सब कुछ जब हट चुका है यहाँ पे, तो हमारे पास डीएनए है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने अपना वो सेल डाला हुआ था, सबसे पहले हमने मान लो बैक्टीरिया था तो लाइसोजाइम डाल दिया, सेल वॉल टूट गया, राइबोन्यूक्लियस डाल दिया, आरएनए हट गया, प्रोटीएज डाल दिया, प्रोटीन हट गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। जैसे हम लोग चिल्ड इथेनॉल डालेंगे ना, जो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है वो इवापोरेट होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक मेथड होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्पूलिंग लिखा हुआ है, ये मेथड, इस स्पूलिंग के मेथड से हम लोग यहाँ से डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा डीएनए बाहर आ जाता है, ठीक है। ये देखो, ये स्पूलिंग मेथड है, मतलब जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने सारे एंजाइम डाले, सबसे पहले इसमें हमने डाला, मान लो बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम डाला, अगर यहाँ पे प्लांट सेल होता तो हम लोग क्या डालते, सेलुलेज डालते। आरएनए को हटाने के लिए हमने दूसरा एंजाइम डाला, राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज डाला, फिर चिल्ड इथेनॉल डाला, तो डीएनए ऊपर इवापोरेट होकर आ, ठीक है। तो डीएनए को क्या किया हमने, यहाँ से आइसोलेट कर लिया, ठीक है। मतलब हमने टेस्ट ट्यूब में सारे एंजाइम्स डाले, डीएनए ऊपर की तरफ इवापोरेट हुआ, इसको स्पूलिंग के मेथड से हमने बाहर निकाल लिया। अब आपका डीएनए जो है वो बाहर है, ये डीएनए आपका बाहर है, इसमें कहीं पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसको आपको कट करके बाहर निकालना है। तो इसका जो नेक्स्ट पहला तो ये है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग को बाहर निकालना है। अगर वो प्लांट सेल है तो हम लोग सेलुलेज डालते हैं, अगर आपका फंजाई है तो काइटिनेज डालते हैं। इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसको सेपरेट करते हैं, स्पूलिंग के मेथड से डीएनए को बाहर निकालते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा डीएनए बाहर है, ये हमारा डीएनए है, इसमें यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमें कट करना है। हमें पता है कट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये कैसे काम करता है ये भी हमें पता है, ये यहाँ पे जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेगा डीएनए में, इट विल इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ द डीएनए, इट विल इंस्पेक्ट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और वहाँ पे वो जो है कट लगाएगा। फिर से डिवाइस हटवाता हूँ, अगर यहाँ पे यही HindII होता तो ये क्या करता है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही यहाँ पे देखता, बस बीच में 6 बेस पेयर होने चाहिए थे तभी कट करता है, इसके लिए स्पेशलिटी है, ठीक है। आपने इसको कट कर लिया, डीएनए को कट कर इसको कट करके यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे कि ये जो हमारा डीएनए होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है हमें आंखों से दिखता है, हमने ऐसे स्पूलिंग से डीएनए को निकाल लिया, वो एक कंप्लीट सेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हमें आंखों से दिखेगा और हमने इसे कट कर लिया, हम उसमें एंजाइम डालते जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो हमने इसको बनाया उसको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास है इनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। इनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है अभी इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एक हम लोग अगड़ का जो है बेड बनाते हैं, इसमें हम लोग अगड़ डालते हैं। अगड़ क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ये सीवीड वगैरह से ऑब्टेन करते हैं।
ठीक है, सीवीड वगैरह से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसका पूरा हम लोग यहाँ पे बेड बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वेल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वेल्स मतलब गड्ढा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेल्स। ठीक है, ये इधर हम लोग लगाते हैं नेगेटिव चार्ज, इधर हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है डीएनए जो है वो क्या है, नेगेटिव मॉलिक्यूल है, नेगेटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डीएनए को अपलोड कर यहाँ पे हमने डीएनए डाल दिया, इसमें सब में डीएनए है। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स हमने बांटे थे ना, उसमें हमने यहाँ पे वेल्स में जो है डीएनए को डाल दिया। ये अगर का आपका पूरा बेड हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये जो अगर का बेड होता है ना, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर स्मॉल पोर्स। ठीक है, डीएनए क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव डीएनए खुद नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया तो डीएनए क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये इन छोटे छोटे पोर्स से होकर निकलता है। तो जिस डीएनए का लेंथ सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे निकल जाएगा, और जिसका सबसे बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से अपने साइज के हिसाब से जो है डीएनए सेपरेट हो जाता है। इसमें होता क्या है, डीएनए सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट्स according to their size। साइज के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि पोर्ट से पास करता है, जो छोटा होगा वो जल्दी जल्दी पास कर जाएगा, जो बड़ा होगा पीछे रह जाएगा। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद इसको हम लोग यूवी में ले जाते हैं, यूवी लाइट में। फिर हम लोग को क्या दिखता है, ये ऑरेंज कलर का बैंड के फॉर्म में दिखता है, ऑरेंज बैंड्स। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले एगरोस का बेड बनाया, यहाँ पे वेल्स बनाया। वेल्स में हमने क्या किया, डीएनए को अपलोड कर दिया। यहाँ पे जो भी हमने फ्रेगमेंट बनाया था, इधर नेगेटिव लगाया, इधर पॉजिटिव लगाया, तो डीएनए इन पोर्ट्स से होते हुए आगे की तरफ जाएगा। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे निकल जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा पीछे रह जाएगा। इसमें हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला, इथिडियम ब्रोमाइड को यूवी लाइट में लेके गए तो ऑरेंज कलर का बैंड हमें दिखने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ से डीएनए को जो आइसोलेट करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूजन। ठीक है, स्पूलिंग अलग था। स्पूलिंग तब कर रहे थे जब हम लोग डीएनए को सेपरेट कर रहे थे। इल्यूशन हम लोग तब करते हैं जब हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को एगर बेड है तुम्हारा, उससे बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और ये होता है हमारा इल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो होता है हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हमने एगरोस जेल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास डीएनए था, डीएनए का काफ़ी सारे फ्रेगमेंट बन गया था। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एगरोस जेल का यूज़ किया, उसमें हमारा सेपरेट हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, मतलब ऐसा बहुत सारा बना लेंगे, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स मिले वो क्या मिले, बहुत सारा मिले। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे पीसीआर का। ठीक है, वी विल यूज़ पीसीआर। आ जाओ, पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये अराउंड जो है 1 बिलियन टाइम्स जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब करते कैसे हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, सपोज ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो डीएनए का फ्रेगमेंट जो हमें चाहिए। हमें पता है इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में अगर ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम है, अपोजिट चलता है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। लेकिन हीट इतना भी नहीं देना है हमें कि डीएनए का जो है बैकबोन ही रप्चर हो जाए। हमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तोड़ना है यहाँ पे, तो हीट उतना ही देना है, सो दैट हाइड्रोजन
बॉन्ड कैन ब्रेक। उतना भी नहीं दे देना कि हमारा डीएनए डीनेचर हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो दोनों डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस 2 डीएनए विल गेट सेपरेटेड। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है पीसीआर में डीनेचुरेशन का। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, डीनेचुरेशन के बाद आता है एनिलिंग। ठीक है, यही देखते हैं। बी पार्ट इज एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है कि ये दोनों डीएनए सेपरेटेड है हमारे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेस पे प्रेजेंट होगा ए जी टी सी ऐसा कुछ। इसके साथ अगर ये सामने ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ जी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्राइम, अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमर का एडिशन होगा और इसका प्राइमर का एडिशन यहाँ होगा। 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक का डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ जो है वर्क करता है, इसलिए प्राइमर यहाँ लगेगा, इसका प्राइमर यहाँ लगेगा। 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम, ताकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ एक्ट करे और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो। यहाँ भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। मतलब अगर मान लो यहाँ पे सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है ए जी टी सी, तो ये जो प्राइमर है ना, इस पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। मतलब ऐसा सीक्वेंस जो इसके साथ जाके लग जाए। तो इसमें क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ए है तो यहाँ टी, जी है तो यहाँ सी, टी है तो ए और सी है तो जी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा स्टेप एनिलिंग, मतलब एडिशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, एडिशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, दूसरा स्टेप एनिलिंग। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, एक्सटेंशन। ठीक है, सी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, अब तक हमने क्या कर लिया, ये हमारा डीएनए है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, यहाँ प्राइमर लग चुका है, यहाँ प्राइमर लग चुका है। अब हमें इसको एक्सटेंड करके डीएनए बनाना है। तो अब एक्सटेंशन कैसे होगा, एक्सटेंशन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है हमें पता है फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है ये लो टेम्परेचर में वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे है हाई टेम्परेचर, अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो ये डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करें, तो हम लोग एक बैक्टीरिया से सहारा लेते हैं जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, ये वो बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरिया में रहता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो ये भी करता होगा, तो इसके पास वो एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करेगा। तो इससे हमने डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया, क्योंकि इससे हमने आइसोलेट किया इसलिए हमने इसका नाम ले लिया टी और AQ, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। ठीक है, टैक पॉलीमरेज किससे लिया हमने, थर्मस एक्वाटिकस से। ये क्या कर सकते हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है, कैन वर्क इन हाई टेम्परेचर, कैन वर्क इन हाई टेम्परेचर। अब ये जो थर्मस एक्वाटिकस का जो टैक पॉलीमरेज है वो इसमें एक्ट करेगा और यहाँ से डीएनए को एक्सटेंड कर देगा और हमारा एक डीएनए से अब 2 डीएनए बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है पीसीआर, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा एम्पलीफाई हो गया। इसी तरीके से ये कितनी बार एम्पलीफाई हो सकता है, 1 बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने जो हमारा सेल था, उसमें हमने उसके सेल वॉल को ब्रेक किया, उससे हमने डीएनए को बाहर निकाला स्पूलिंग से। ठीक है, ये डीएनए हमारा बाहर आ गया, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। ठीक है, ये डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट बन गए, इसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये सारे के सारे सेपरेट हो गए। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया और उसको पीसीआर के मदद से क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया। अब हमारे सामने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, ठीक है। इतना सारा स्टेप करा हमने, इतना सारा स्टेप किया, तब जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब क्या है, वो व्हीकल, वो गाड़ी जिसमें इसको बैठा के हमें होस्ट के पास भेजना है, ठीक है। होस्ट के पास ये जाएगा और फिर ये क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा जो हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। ये स्टेप है। ठीक है, तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले स्पूलिंग से अपना डीएनए निकाला, उसके बाद इसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सेपरेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, फिर इसको सेपरेट किया, फिर एम्पलीफाई किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम लोग को किसी वेक्टर के साथ जोड़ना है और उसको हमें होस्ट में डालना है, और होस्ट जो है फिर वो प्रोटीन को बनाएगा। ये वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो व्हीकल है जो इसको कैरी करेगा, ठीक है, इसको ये कैरी करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर, एक तो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक तो हमें पता है कि हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, प्लाज्मिड लिया, कट किया, प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ा, प्लाज्मिड को डाल दिया अंदर, क्योंकि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है ना, ठीक है। प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है, तो प्लाज्मिड भी कर सकता है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल भी बनाया, ठीक है। जिसका नाम है PBr322, ठीक है, PBr322। दिस इज द आर्टिफिशियल वेक्टर, क्योंकि प्लाज्मिड में लिमिटेशंस होते हैं ना काफ़ी, क्योंकि आपके पास जो प्लाज्मिड है इसमें काफ़ी लिमिटेशंस है। इसको आपने जोड़ तो दिया, अब आप इसका कॉपी नंबर नहीं कर सकते, कितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा। हमने आर्टिफिशियल बना लिया, हमने उसमें बहुत सारे फीचर्स डाल दिए, ठीक है। इसलिए हम लोग वेक्टर को जो है आजकल क्या वेक्टर हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल वाला यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल में हमने बना रखा है एक वेक्टर जिसका नाम है PBr322। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें सबसे पहला जो चीज़ प्रेजेंट होता है वो होता है ORI। ORI का मतलब है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है, पहले ही देखा था हमने, जब स्टार्टिंग में देखा था कि ORI वो रीजन है जहाँ से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसलिए जीन ऑफ इंटरेस्ट का ORI में जोड़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसमें ORI दिया। ORI क्या होता है, रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है, जो मतलब कॉपी नंबर मतलब कितनी बार वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, कितनी बार वो रेप्लिकेट करेगा, ये भी ORI कंट्रोल करेगा। ये भी PYQ में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द रेप्लिकेटिंग DNA, तो आंसर इज ORI, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। ये हेल्प करता है हमने आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। मोस्ट कॉमन यूज्ड आर एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अब इसको डिटेल में समझेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर वो एरिया होता है जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं, जिससे हम लोग कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर से जुड़ा या नहीं जुड़ा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ करते हैं, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। ये सारे जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको यूज़ करते हैं। और जो तीसरा चीज़ होता है वो होता है क्लोनिंग साइट, ठीक है। ये रिकॉग्निशन साइट होता है फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है PBr322। PBr322 का जो आपका डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके लिए ट्रिक देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। दिस इज PBr322, ठीक है। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ये एरिया छोड़ देगा, यहाँ पे A लिख देगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B लिख देगा यहाँ पे क्या होगा, तो इसको कैसे याद करा जाए, इसको देखते हैं हम लोग PBr322 वेक्टर को, ठीक है। इसके लिए हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रिक का यूज़ करेंगे PBr322, ठीक है। ये आपका PBr322 का प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। एक तो इसमें ऐसा एरिया होगा जो ORI होगा, ठीक है, चलो ORI होगा। इसके बाद हम लोग दो सेलेक्टेबल मार्कर के यूज़ करते हैं, एक तो हम लोग यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन का और एक हम लोग यूज़ करते हैं एम्पिसिलिन का, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इट विल एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पिसिलिन एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करेगा जो कि हमारा क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या याद करेंगे, ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है कि सब एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रशांत और उसका सरनेम है पवार, ठीक है। उसे करनी है इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है। और जो क्लास है वो किस में करना है, उसको हिंदी में करना है। और जो टीचर है उनका नाम है ब्रह्मिन सलमान, ठीक है। ये है आपका ट्रिक, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए। जो प्रशांत है उससे आप यूज करोगे PST1, ठीक है। पवार से यूज करोगे PV, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा इको R1, ये हो जाएगा क्ला1, हिंद से हो जाएगा हिंद3, इससे हो जाएगा आपका बैम H1 और इससे हो जाएगा आपका साल1। हो गए, ठीक है। ये ट्रिक है आपका। क्लोनिंग साइट आपको देखना है PST1, PBU1, इको R1, क्ला1, हिंद3, बैम H1 और साल1। दिस इज अ ट्रिक, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लेस कर लो। यहाँ पे एक तो आपने ORI यूज कर ही लिया है, दो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है दो सेलेक्टेबल मार्कर, एक तो एम्पिसिलिन एक टेट्रासाइक्लिन। अब लगाओ इसको। सबसे पहले क्या है PST1, फिर PBU1, फिर इको R1, क्ला1, हिंद3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका बैम H1, यहाँ आ जाएगा साल1। हो गया, बन गया PBR322, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ब्लैंक कर देगा, बोलेगा यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट है, या यहाँ पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। तो आपको अगर ये ट्रिक याद है तो अब यहाँ पे इसको प्लेस कर लोगे। यहाँ पे 2 ही रखना है, यहाँ 2 रखना है, बाकी जितने बीच में डाल देना है, ठीक है। दिस इज द ट्रिक फॉर PBR322, ठीक है। ये रहा, ठीक है। PST1, PBU1, इको R1, क्ला1, हिंद3, बैम H1, साल1। एक छोटा सा मिस्टेक है, एम्पिसिलिन यहाँ पे रखना है, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे रखना है। मतलब आपका जो PBR322 है उसमें एम्पिसिलिन यहाँ पे होना है, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे होना है, ठीक है। और बाकी ORI तो यहाँ होगा ही, तो और बाकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। जो जैसा था PST1, PBU1, बाकी इको R1, क्ला1, ठीक है, हिंद3, फिर बैम H1, साल1, ठीक है, ठीक है। लास्ट में PBU2, ठीक है। दिस इज PBR322 का स्ट्रक्चर। ये होता है ORI सिलेक्टेबल मार्कर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपका सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोनिंग साइट क्या हो जाएगा, ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ समझते हैं, ठीक है। यूज़ है इसको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में सेलेक्ट करने के लिए। मतलब ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारा PBR322 है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही होगा, ऐसे कई सारे होंगे जो हमें दिखता भी नहीं, हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं PBR322 भी। तो ये सही जगह में पहुंचा, मतलब हमारा जो PBR322 जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सही जगह पहुंचा। अगर ये इसमें लग गया तो उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर इसके साथ नहीं जुड़ा ये, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसके साथ जुड़ गया है तो मतलब रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट है। नहीं जुड़ा है तो इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये तो इसको चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे दो मीडियम, एक होगा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है और एक लेंगे हम लोग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। PBR322 में हमारा क्या था, ये हमारा PBR322 था, यहाँ पे एम्पिसिलिन था, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, आपका बैम H1 था, यहाँ पे साल1 था और यहाँ पे PST1 था
और PBU1 था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाया और हमने इसको कट किया PST1 से। अगर हम लोग इसको PST1 से कट करेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो एम्पिसिलिन क्या कर पाएगा, वर्क तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन पूरा होता है, ये पूरा एम्पिसिलिन था, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन साइट था PST1। ठीक है, अब ये कटा हुआ नहीं है, अब ये पूरा एक ही है, तो ये अपना जीन बनाएगा और बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन से बचाएगा। अब हमने क्या किया, इसको कट कर दिया हमने किससे, PST1 से, जो इसका रिस्ट्रिक्शन साइट था यहाँ पे, इससे कट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया ऐसा। तो अब ये क्या हो गया, अब ये तो कट गया ना बीच से। अब अगर ये बीच से कट गया तो जीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, इसका मतलब ये एम्पिसिलिन में नहीं टिक पाएगा। ठीक है, दूसरा सेम टेट्रासाइक्लिन का है, PBr322 था आपका ऐसा, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था, यहाँ पे BAMH1 था और SAL1 था। मान लो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया और रिस्ट्रिक्शन साइट BAMH1 से यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये कंप्लीट नहीं है टेट्रासाइक्लिन, ये जो टेट्रासाइक्लिन तक कंप्लीट नहीं था, तो ये जीन बना पाएगा क्या, ये प्रोटीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, मतलब इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन से नहीं बचा पाएगा ये। ठीक है, तो मेरे पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। मान लो हमने किससे कट किया है, हमने एम्पिसिलिन वाले को, हमने जो रिस्ट्रिक्शन साइट यूज़ किया वो है PST1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमने यूज़ किया PST1, तो हमें पता है PST1 एम्पिसिलिन को कट करेगा, तो ये एम्पिसिलिन में नहीं ग्रो कर पाएगा, तो हम लोग इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे, टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, दूसरा मान लो हमने क्या मेथड यूज़ किया है कि यहाँ पे हमने BAMH1 यूज़ किया है, तो BAMH1 यूज़ किया तो टेट्रासाइक्लिन में वो नहीं ग्रो कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन में तो कर पाएगा। ठीक है, अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो दोनों में ही ग्रो कर जाएगा ना, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं है, तो एक बार उसको हम लोग एम्पिसिलिन में रखेंगे तो एम्पिसिलिन में भी वो ग्रो कर जाएगा, और एक बार उसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन में रखेंगे, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो हो जाएगा। जो दोनों में ग्रो हो रहा है, एम्पिसिलिन में भी ग्रो हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब है उसमें हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि वो दोनों में ग्रो कर रहा है, दोनों का जो एंजाइम है वो कट नहीं हुआ है उसका। लेकिन जिसमें कट हुआ है, जैसे एम्पिसिलिन वाला है, उसमें उसमें हमने PST1 यूज़ किया, उसमें कट हुआ है, वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और जो आपका टेट्रासाइक्लिन वाला में हमने यूज़ किया BAMH1, उसमें क्या टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन में वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन वाले को जब एम्पिसिलिन में रखेंगे तो एम्पिसिलिन में वो ग्रो कर गया, इसका मतलब हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट सही जगह आ चुका है। और एम्पिसिलिन वाले के लिए अगर हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो वो एम्पिसिलिन में नहीं ग्रो होगा, बट टेट्रासाइक्लिन में ग्रो हो जाएगा, इसका मतलब वो सही जगह चला गया है। और जो दोनों में ही ग्रो कर रहा है वो ग्रो ही नहीं हो, उसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, इसका मतलब है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये दोनों जो है ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थ्रू सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने एक दिमाग लगाया। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि इतना मेथड कौन करे, एक बार एम्पिसिलिन में डालो, एक बार टेट्रासाइक्लिन में डालो, क्यों ना एक ही मेथड निकाला जाए, जिस एक मेथड से हमें पता चल जाए कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक नया टाइप का उन्होंने वेक्टर बनाया। ठीक है, नया टाइप का वेक्टर बनाया, उसका नाम रखा PUC18 या PUC19। ठीक है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इसका मेथड है वो याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये आपका वेक्टर है। ठीक है, इसमें आपने ORI ले लिया, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मान लो एम्पिसिलिन ले लिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपने एक जीन लिया जिसका नाम है लैक्जीजीन। ठीक है, और जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडो निकले थे ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे EcoRI यूज़ कर लिया, CLA1 यूज़ कर लिया, सबको यहीं यूज़ कर लिया इसने। ठीक है, ये पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये लैक्जीजीन है। ठीक है, बाकी सब कुछ उसके तरह सेम है। अब ये लैक्जीजीन क्या करता है, जब लैक्जीजीन कटा हुआ नहीं है, एकदम पूरा स्ट्रेट है, तो ये प्रोटीन बनाएगा एक, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्या करेगा, बैक्टीरियल कॉलोनी को ब्लू कलर कॉलोनी में कन्वर्ट करता है, ब्लू कलर कॉलोनीज बनाने में मदद करता है, ब्लू कलर कॉलोनीज बनाने में मदद करता है ये।
अब हमने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया है, जैसे इकोआरआई को यूज़ किया है, तो क्या होगा, वो इकोआरआई इसको कट करेगा, ठीक है। और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने जोड़ दिया, तो लेक्सिजिन क्या है, कंप्लीट है क्या, यहाँ पे लेक्सिजिन तो कंप्लीट नहीं है, तो ये नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट नहीं होगा, तो नो ब्लू कलर कॉलोनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो गया, नहीं हो गया, बस एक को डालो, जो ब्लू कलर कॉलोनी बना रहा है वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं बना रहा है वो आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एक ही बार कर लो, एक ही बार में आ जाएगा आंसर, तो आपको 2 बार एम्पिसिलिन में और टेट्रासाइक्लिन में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है इसको हमने इनएक्टिव कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट करके इसको इनएक्टिव कर दिया, तो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा है। दिस इज द अनदर मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या काम हो गया, अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लस वेक्टर है। हम लोग प्लाज्मिड को यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कई सारे, वेक्टर को यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल बनाया हुआ। इसको हमने कट किया, कट करके हमने इसमें जोड़ा, हमने देख लिया, पहले तो चेक कर लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है, या रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो इसको लेके आए। अब हमने क्या करना है, इसको होस्ट में डालना है, ठीक है, होस्ट में डालना है और उस होस्ट से डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना है। आप कैसे करेंगे, होस्ट में डालना है, ठीक है। एक और इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले देख लेते हैं उसको, कि एक तो हमारा PBr322 था, ठीक है, जिससे हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे थे। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जो पैथोजिन होता है फॉर डाइकोट प्लांट, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है मान लो, इसके पास एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है। इस प्लाज्मिड के यहाँ पे एक चीज़ होता है, इसको मतलब बोलते हैं TDNA। ये क्या करता है, ये मान लो प्लांट का सेल है, इसमें ये TDNA को ट्रांसफर कर देता है, TDNA यहाँ आ गया। अब ये TDNA क्या करता है, जो डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट के रूट्स में कैंसर काउज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ये कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज काउज करता है। इसको हम लोग यूज करते हैं प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। एक तो हमारे पास PBr322 है ही, PBr322 या PUC18 और PUC19 तो है ही हमारे पास, ठीक है। अगर हमें ये यूज़ नहीं करना है, हमें प्लांट है, तो हम लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो एगोबैक्टीरियम। कैसे करते हैं इसमें हम लोग, कि हमें पता है ये एगोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड है और ये TDNA, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा कुछ करते हैं कि इस TDNA को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, TDNA बाहर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, अब जब तुम्हारे पास यहाँ पे प्लांट का सेल है मान लो, तो ये क्या करेगा, इसको क्या पता है यहाँ पे TDNA है नहीं है, ये इसको जैसे ट्रांसफर करता है वैसे ट्रांसफर कर देगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। इसको कहा जाता है डिसआर्म करना है, यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया, ठीक है। TDNA जो क्राउन गॉल डिजीज का करता था प्लांट में, उसको हमने रिप्लेस कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट से। हमें PBr322 या PUC18 PUC19 की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग नेचुरली इसको ट्रांसफर कर देंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यूज़ करके डाइकोट प्लांट में, ठीक है। कैसे करेंगे, TDNA को हटा के जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे अपना, वो उसमें ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम लोग करते हैं एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। हमें पता है रेट्रोवायरस क्या होता है, रेट्रोवायरस वो वायरस होता है जो एनिमल में कैंसर काउज करता है, ठीक है। मान लो ये रेट्रोवायरस है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके पास प्लाज्मिड है, जीन ऑफ वो उसके पास वो जीन है जो इसको ट्रांसफर करेगा एनिमल सेल में और कैंसर काउज करेगा। हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से। तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके से हमें आर्टिफिशियल वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग नेचुरल मेथड से ही जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक मेथड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे होस्ट को, हम लोग होस्ट में इसको डालेंगे। चलो प्लांट और एनिमल है तो वो तो आपका इससे एगोबैक्टीरियम से हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई वेक्टर यूज़ किया, PBr322 यूज़ किया है या PUC18 PUC19 यूज़ किया है, तो हमें होस्ट में कैसे डालें उसको। एगोबैक्टीरियम तो पहुंचा देता है, रेट्रोवायरस भी पहुंचा देता है, बट जो
वेक्टर है उसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड यूज करते हैं। DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membrane. The bacterial cell must be made competent to take up the DNA। मतलब ये आपका बैक्टीरिया है, मान लो ई कोलाई है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है और इसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमको इसको इसमें ट्रांसफ़र करना है, कैसे करेंगे, इसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब है ताकि ये इसको ले ले, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम होता और ये प्लांट सेल होता तो ये तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता, या अगर ये एनिमल सेल होता तो रेट्रोवायरस डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता। बट ये बैक्टीरियल सेल है तो हमें वेक्टर के मेथड से इसको ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हीट शॉक, ठीक है। हीट शॉक में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले उसको हीट में रखते हैं, फिर आइस में रख देते हैं। उससे क्या होता है, स्मॉल पोर्स क्रिएट हो जाता है, कुछ समय के लिए स्मॉल पोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। स्मॉल पोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, वेक्टर अंदर चला जाता है। एक बार वेक्टर अंदर चले जाता है, वापस खुद को रिकवर कर लेता है। इसको कहा जाता है हीट शॉक। हीट शॉक में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला हीट शॉक है। हीट शॉक में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग हीट करते हैं, उसका आइस में रख देते हैं। तो हीट और आइस से क्या होता है, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाता है, टेम्पररी पोर्स। उस पोर्स से हमारा वेक्टर अंदर चला जाता है और फिर वापस ये खुद को रिकवर कर लेता है। इस तरीके से डाइवेलेंट कैटायन क्या होता है, डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम आयन, इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाइवेलेंट कैटायन में छोड़ देते हैं, किसको, होस्ट सेल को। तो ये इसको कॉम्पिटेंट बना देता है टू टेक अप द व्हाट, वेक्टर। तो दो तरीके, एक तो हीट शॉक है, एक डाइवेलेंट कैटायन को यूज करते हैं, एक होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक फाइन नीडल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा फाइन नीडल है, ठीक है। इस फाइन नीडल में हमारा जो वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसका न्यूक्लियस है, इसमें हम लोग डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा, एक फाइन नीडल लेंगे हम लोग, उसमें वेक्टर को अपलोड करेंगे, ठीक है, और एक फाइन नीडल के थ्रू डायरेक्टली इसके न्यूक्लियस में हम लोग उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है, किसके, होस्ट सेल के। दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा मेथड होता है बायोलिस्टिक और या जीन गन। ये क्या होता है, गन, जैसे नाम से पता चल रहा है गन का यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जो हमारा जीन है ना, उसको हम लोग कोट करेंगे विद गोल्ड या टंगस्टन और उसको एक गन में अपलोड करेंगे। ये सपोज दिस इज द गन, ठीक है, इसमें अपलोड करेंगे और इससे फायर करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पोर्ट क्रिएट करते हुए अंदर चला जाएगा, तो सेल उसको ले लेगा। क्या करेंगे, जीन को हम लोग किस में डालेंगे, गोल्ड या टंगस्टन से कोट करेंगे, इससे कोट करेंगे, एक गन में इसको अपलोड करेंगे जिसको बायोलिस्टिक या जीन गन कहा जाता है, और इससे फायर करके इसके अंदर जो हम लोग पहुंचा देंगे सेल के अंदर। तो ये तीन तरीके होते हैं जिन तरीके से हम लोग वेक्टर को किसी होस्ट में पहुंचा सकते हैं। एक तो हो गया हमारा हीट शॉक या डाइवेलेंट कैटायन का यूज़, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली न्यूक्लियस में पहुंचा देंगे, और बायोलिस्टिक या जीन गन की गोल्ड टंगस्टन से कोट करके डायरेक्टली उसमें हम लोग पहुंचा देंगे। तो होस्ट के अंदर अब हमारा जो है पहुंच चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या क्या किया हमने, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मान लो ये सेल था हमारा, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसका सेल वॉल था, सेल वॉल को तोड़ा, अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम से तोड़ा, प्लांट है तो सेलुलोज से तोड़ा, फंजाई है तो काइटिनेज से तोड़ा। डीएनए निकाला, डीएनए को हमने फ्रेगमेंट किया, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से डीएनए का फ्रेगमेंट बन गया। इसका हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, अलग अलग साइज में ये बट गया। उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके उसको एम्पलीफाई किया पीसीआर को यूज़ करके। इसमें हम लोग इसमें वेक्टर को यूज़ किया, वेक्टर आर्टिफिशियल में हमने PBR 322 को यूज़ किया, या हमने PUC 18 या 19 को यूज़ किया, ठीक है, या अगर प्लांट सेल है तो एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ किया, एनिमल सेल है तो रेट्रोवायरस को यूज़ किया। उससे हमने इसको होस्ट में पहुंचा दिया। अब होस्ट जो था उसको कॉम्पिटेंट बनाया हमने पहले तो, क्योंकि वो ऐसे तो जाएगा नहीं, इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। अब वो होस्ट, ये हमारा होस्ट है और इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। अब इससे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करेंगे प्रोडक्ट्स वो देखते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ बायोरिएक्टर्स क्या होता है। ये होता है बायोरिएक्टर्स, लार्ज वेजल होता है, ठीक है, ये जो फैक्ट्रीज होते हैं ना वहाँ ये बनता है। बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं। ये आपका जो स्टेयर टैंक है जो ऐसे रोटेट करता है, और ये स्पार्जर टाइप है, ठीक है, स्पार्जर टाइप एंड स्टेयर टाइप। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं
अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। कैसे करते हैं देखो यहाँ पे, बायोरिएक्टर्स लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज जो बायोरिएक्टर होता है वो स्टीयरिंग टाइप होता है, जो मैंने अभी दिखाया था स्टीयरिंग टाइप। एक होता है स्पार्जर टाइप और एक होता है स्टीयरिंग जो रोटेट करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। मतलब इसमें एजिटेटर सिस्टम एजिटेट करने के लिए उसको, ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए सिस्टम, फोम को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, पीएच को कंट्रोल करने के लिए, सैम्पलिंग पोर्ट एक एरिया होता है जहाँ से हम लोग थोड़े थोड़े सैंपल्स को निकालते हैं चेक करने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा। ये सारे सिस्टम इसमें मौजूद होते हैं, किसमें, स्टीयरिंग टाइप वाले में, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यू हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन ए स्टीयरिंग टाइप, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं, आपको दिमाग में रखना है। ये कंडीशंस है, ठीक है। ये थे आपका, ये था शेडर टाइप, ये था स्पार्जर टाइप, ठीक है। यहाँ पे वो सारे चीज़ दिए हुए हैं, आपको बस इसको दिमाग में रखना है। जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या मतलब, क्या होता है, इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ना, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको अगर वहाँ पे हमने कुछ दवाई बनाया, ड्रग्स वगैरह बनाया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चलाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स उसमें हम लोग ऐड करते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले। जैसे हमने कुछ खाने का प्रोडक्ट बनाया है तो प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है ताकि वो ज़्यादा दिन तक काम करे, ज़्यादा दिन तक चले, ठीक है। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करते हैं, उसका क्लिनिकल ट्रायल चलाते हैं, अगर वो दवाई वगैरह है तो क्वालिटी कंट्रोल हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद उसको जो हम लोग मार्केट में उतारते हैं, ठीक है। ये था पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का आपका चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है, समझ में नहीं आता कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, तो इसको मैंने एकदम जो है सिंपल तरीके से जो है समझाने की कोशिश की है, एकदम सीक्वेंस में कहानी की तरह, कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में छोड़ देना, ओके। तो दिस वाज अबाउट योर चैप्टर। इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लाइव सेशन में देख लेंगे, लाइव सेशन करके इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे, या एप्लीकेशन जो चैप्टर है इसका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, उसको लाइव में देख लेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। इसके टिल नाउ थैंक यू।